हेलो एवरीवन, पॉलिटिकल साइंस स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बीए प्रथम वर्ष सेकंड सेमेस्टर के यूनिट फर्स्ट का टॉपिक्स राजनीति शास्त्र की परिभाषा, क्षेत्र और प्रकृति, डेफिनेशन, स्कोप एंड नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बारे में जानेंगे। और आज के इस वीडियो में राजनीति शास्त्र का अर्थ एवं नामकरण, मीनिंग एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र की परंपरागत एवं आधुनिक परिभाषाएं एवं इनका तुलनात्मक अध्ययन, और राजनीति शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, राजनीति क्या होती है, राजनीति शास्त्र क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो परिचय में देखते हैं कि राजनीति शास्त्र का अर्थ एवं नामकरण। किसी भी विषय को पढ़ने से पहले हम उसके अर्थ, उसकी परिभाषा, क्षेत्र व प्रकृति जाननी आवश्यक है। तो राजनीति शास्त्र को जानने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि राजनीति क्या होती है। साधारण भाषा में देखा जाए तो राजनीति का सकारात्मक एवं नकारात्मक अर्थ लगाते हैं। जैसे छल करना, कपट करना, धोखा देना, षड्यंत्र, या राजनीति को हम बदमाशों का अड्डा समझते हैं। यह सब इसका नकारात्मक अर्थ हुआ। अगर सकारात्मक मतलब देखें तो राजनीति का मतलब समाज में समस्याओं का निदान एवं समाधान करना होता है। तो राजनीति का अगर सही अर्थ लगाया जाए तो राजनीति से तात्पर्य सार्वजनिक मामलों का प्रबंधन, संघर्ष समाधान और समाज का कल्याण है। जैसे हम देखते हैं विमेन राइट्स हुआ, चाइल्ड राइट्स हुआ, यही राजनीति का अर्थ है। अब हम राजनीति शास्त्र के बारे में जानेंगे कि राजनीति शास्त्र को हम पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। यह एक ऐसा विषय है जो मानव समाज के राजनीतिक जीवन, राज्य की संरचना, शासन व्यवस्था और सत्ता के संपूर्ण आयामों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इसका मतलब यह हुआ कि राजनीति शास्त्र मानव समाज का राजनीतिक जीवन से मतलब है कि पॉलिटिकल लाइफ जैसे नागरिक भागीदारी हुआ, मतदान करना, चर्चाओं में हम हिस्सा लेते हैं या जनमत निर्माण करते हैं, या जो शासन प्रणाली है, जैसे सरकार का काम है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कैसे काम करती है, ये सब राजनीतिक जीवन में आते हैं। अब राज्य की संरचना से मतलब है कि एलिमेंट्स ऑफ स्टेट में जैसे जनसंख्या है, निश्चित भूभाग, डिफाइंड टेरिटरी है, राज्य की एक निर्धारित सीमा होती है, जैसे सरकार है, गवर्नमेंट है, संप्रभुता, सॉवरेंटी और सर्वोच्च शक्ति है। तो ये राज्य की संरचना में आते हैं। शासन व्यवस्था और सत्ता के गवर्नेंस सिस्टम, अब इसमें यह एक व्यापक ढांचा है। शासन व्यवस्था जो है ये एक व्यापक ढांचा है जिसमें नियम, प्रक्रिया, संरचना, व्यवहार सम्मिलित होते हैं। जैसे मान लो कि देश है, संगठन है, समुदाय को निर्देशित एवं नियंत्रित किया जाता है। इन सब का संपूर्ण आयामों का वैज्ञानिक अध्ययन राजनीति शास्त्र करता है। तो अब देखेंगे कि जैसे मान लो कि प्लेटो और अरस्तु, प्लेटो की जो रिपब्लिक रचना है या अरस्तु की पॉलिटिक्स के साथ राजनीति शास्त्र के अध्ययन का हम प्रारंभ मानते हैं। अब इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? पॉलिटिक्स शब्द जो है अंग्रेजी शब्द है और ये यूनानी भाषा के पॉलिस पॉलिस मीन्स नगर राज्य से आया है। यह 2500 वर्ष पूर्व ये जो नगर राज्य थे ये आत्मनिर्भर होते थे। ये छोटे छोटे नगर राज्य होते थे जिनकी जनसंख्या कम होती थी, इनका क्षेत्र बहुत कम होता था। आज की स्टेट की तरह नहीं। आज के स्टेट में जैसे जनसंख्या बहुत बड़ी होती है, क्षेत्र इनका बड़ा होता है, लेकिन उस समय ये छोटे छोटे नगर राज्य होते थे। इनकी राजनीतिक सहभागिता होती थी, ये एक जगह इकट्ठा होते थे और अपनी समस्याओं पर चर्चा करते थे और वो उनका निदान करते थे। तो ये इस शब्द की उत्पत्ति हुई कि पॉलिस मीन्स नगर राज्य। अब आधुनिक अर्थ में इसका अगर अर्थ लगाते हैं तो आज राजनीति शास्त्र को हम जैसे स्टेट हुआ, गवर्नमेंट हुआ, पावर, सॉवरेंटी और पॉलिटिकल सिस्टम का एक व्यवस्थित अध्ययन मानते हैं। अगर वर्तमान समय में इसका अर्थ लगाते हैं तो वर्तमान समय में राजनीति के दो अर्थ प्रचलित हैं। जैसे एक व्यवहारिक राजनीति
जिसे प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स या वास्तविक राजनीति भी बोलते हैं, और दूसरा है शासन कला, जिसे गवर्नेंस और स्टेट क्राफ्ट बोलते हैं। तो व्यवहारिक राजनीति प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स जो होती है, क्या होना चाहिए की बजाय क्या हो रहा है पे ध्यान देता है। जैसे मान लो कि सिद्धांत या विचारधारा की बजाय ज़मीनी हकीकत पे ध्यान देता है। ये किसी भी दल, जो भी, जैसे कोई भी दल या पार्टी हुई या व्यक्ति का चुनाव हुआ, जैसे चुनाव में कोई पार्टिसिपेट किया या नियुक्ति में सफलता दिलाने की कला को ही हम व्यवहारिक राजनीति बोलते हैं। शासन कला मीन्स होता है कि एक राज्य को कुशलतापूर्वक चलाने की कला। जैसे हम घर को कैसे कुशलतापूर्वक चलाते हैं, वैसे सरकार या राज्य कैसे अपने देश को कुशलतापूर्वक चलाता है। तो इसका मतलब सिर्फ राज करना नहीं होता, बल्कि प्रजा के कल्याण के लिए नीतियाँ बनाना। अब नीतियाँ मीन्स जैसे मान लो कि सरकारी नीति हम कोई भी प्रबंधन करते हैं, कूटनीति करते हैं, या रक्षा हुआ, स्वास्थ्य नीति हुई, शिक्षा नीति हुई। ये जो सरकारी नीतियाँ हैं, वो नीतियों को किसी विशेष लक्ष्य की ओर संचालित करने की कला को हम शासन कला बोलते हैं। अब आगे देखेंगे कि सर फ्रेडरिक पोलक जो एक थिंकर हैं, उनके अनुसार राजनीति के 2 प्रमुख भाग बताए हैं, जैसे एक सैद्धांतिक राजनीति और व्यवहारिक राजनीति। अब सैद्धांतिक राजनीति के बारे में जानेंगे कि सैद्धांतिक राजनीति क्या होती है। सैद्धांतिक राजनीति, जिसको हम पॉलिटिकल थ्योरी या आइडियोलॉजी भी बोलते हैं इसको, यह मुख्य रूप से कैसा होना चाहिए। सैद्धांतिक राजनीति होती है कि कैसा होना चाहिए, ये नहीं कि क्या हो रहा है उस पर ये ज़्यादा अमल नहीं करता, कैसा होना चाहिए ये उस पर ध्यान देता है। यह आदर्श राजनीति ढांचे की कल्पना करता है। सैद्धांतिक राजनीति जो है आदर्श राज्य के ढांचे की कल्पना करता है। यह विचारों पे ज़्यादा ध्यान देता है, सिद्धांत और विचार पे ध्यान देता है। जैसे मान लो कि राज्य का सिद्धांत, शासन का सिद्धांत, विधायक सिद्धांत, या कृत्रिम व्यक्ति के रूप में राज्य। जैसे प्लेटो एक आदर्श राज्य की कल्पना करता है कि एक दार्शनिक शासक होना चाहिए। तो यहाँ पे वास्तविकता पे कम ध्यान दिया जाता है और कल्पनाओं पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। वैसे ही व्यवहारिक राजनीति को अभी हम लोगों ने वो किया कि ये प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स होता है या वास्तविक राजनीति होती है। जैसे स्टेट का जो एक्चुअल फॉर्म है, ये नहीं कि स्टेट क्या होना चाहिए, स्टेट में एक आदर्श शासक होना चाहिए, ये उस पर कम बल देके कि स्टेट क्या है, उसके फॉर्म क्या है, स्टेट कैसे प्रोसेस होता है, उसके जो भी स्टेट और जनता के बीच में जो भी कड़ी है वो किस प्रक्रिया से चलता है। चाहे ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, लॉ एंड कोर्ट्स, डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये कैसे काम करते हैं, ये उस पर ध्यान देता है। अब हम आगे देखेंगे कि जो परंपरागत परिभाषाएं हैं, राजनीति शास्त्र की परंपरागत परिभाषाएं, ये राज्य केंद्रित होती हैं। इन परंपरागत परिभाषाओं को हम 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जैसे पहला है कि ये राज्य केंद्रित, और दूसरा कोई थिंकर होता है कि वो सरकार केंद्रित मानता है, और कोई थिंकर इसको सरकार और राज्य दोनों केंद्रित मानता है। तो हम ब्लंट शली, गैटल है, गार्नर है, गैरिस है, ये जो है ये राजनीति शास्त्र को राज्य केंद्रित परिभाषा मानते हैं। तो राजनीति शास्त्र, ब्लंट शली के अनुसार राजनीति शास्त्र वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है, जो परम आवश्यक प्रकृति, आधारभूत स्थिति, उसकी अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों और उसके विकास को समझने का प्रयत्न करता है। इसका ये मतलब हुआ कि यह जो ब्लंट शली ने बोला कि राजनीति शास्त्र राज्य से है और उसकी परम आवश्यक प्रकृति मतलब इसका जो नेचर है,
और आधारभूत स्थिति इसकी कंडीशन है और उसकी अभिव्यक्ति के विभिन्न रूप जो उसके जो फॉर्म्स हैं और विकास डेवलपमेंट, ये चारों पक्षों पे, जैसे प्रकृति पे, आधारभूत स्थिति पे, उसकी अभिव्यक्ति के विभिन्न रूप और विकास को, ये चारों पक्षों को समझने का प्रयत्न करता है। वैसे फिर आगे गैटिल के अनुसार, गैटिल ने राजनीति शास्त्र को राज्य का विज्ञान कहा है। तो यहाँ पे भी गैटिल ने भी राज्य को राजनीति शास्त्र का केंद्र माना है। यह बताता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है। पिछले समय में राज्य का रूप मतलब भूत में, पास्ट में राज्य कैसे रहा है, क्या क्या उसके रूप रहे हैं। और इस समय, जैसे इस समय क्या हुआ, इस समय वर्तमान स्वरूप इसका क्या है, राज्य का वर्तमान स्वरूप कैसा चल रहा है, या उसका वर्तमान स्वरूप क्या है, और उसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए, जैसे फ्यूचर में उसका स्वरूप क्या होना चाहिए, ये उस पर ध्यान देता है। तो वैसे गैटिल ने जैसे भूत का, वर्तमान का और भविष्य की चर्चा की है कि राज्य भूत में कैसा था, वर्तमान में कैसा था और भविष्य में कैसा होगा। अब गार्नर की परिभाषा जो है, राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। तो ये बहुत सरल परिभाषा है और बहुत ही पॉपुलर परिभाषा है। ये राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ मानते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर राज्य है तो राजनीति शास्त्र है, अगर राज्य का अंत हो जाएगा तो राजनीति शास्त्र का अंत हो जाएगा। तो ये राज्य के साथ राजनीति शास्त्र को जोड़ते हैं। अब गैरिस के अनुसार, गैरिस ने राजनीति शास्त्र को एक शक्ति के संस्था के रूप में, उसके संपूर्ण संबंधों, उसके मूल मतलब उसका जो राज्य का उद्गम, राज्य का उसका प्रयोजन क्या है, उसकी उत्पत्ति क्या है, उसके नैतिक महत्व क्या है और उसकी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है, वही राजनीति शास्त्र है। अब जो है ये परंपरागत परिभाषाएं जो सरकार व राज्य केंद्रित है, किसी ने सरकार केंद्रित माना, कोई थिंकर जो है राज्य और सरकार दोनों केंद्रित मानते हैं। तो सरकार केंद्रित परिभाषाएं जैसे गवर्नमेंट स्टडी रिलेटेड डेफिनेशंस, तो इसके विचारक में सीले और लिकॉक हैं, जिन्होंने राजनीति शास्त्र को सरकार केंद्रित माना है। तो सीले के अनुसार राजनीति शास्त्र सरकारों की उसी तरह जांच करता है जैसे पॉलिटिकल इकोनॉमी धन की, बायोलॉजी जीवन की और अलजेब्रा संख्याओं की जांच करता है, वैसे ही राजनीति शास्त्र सरकारों की जांच करता है। अब लिकॉक के अनुसार अगर हम परिभाषा देखें तो राजनीति शास्त्र केवल सरकार से संबंधित शास्त्र है। तो ये दोनों जो थिंकर हैं वो सरकार को राजनीति शास्त्र का केंद्र मान रहे हैं। अब कई सारे ऐसे भी थिंकर हैं जो राज्य व सरकार दोनों को केंद्रित मानते हैं, जैसे पॉल जेनेट हुए, गिलक्राइस्ट हुए, बिलोबी हुए, वो राज्य और सरकार को राजनीति शास्त्र का केंद्र मानते हैं। तो पॉल जेनेट जो थिंकर हैं, उनका जैसे राजनीति शास्त्र समाज का विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों और शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। गिलक्राइस्ट का कहना है कि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। वैसे ही बिलोबी जो सामान्यतः राजनीतिक विज्ञान 3 प्रमुख विषयों से संबंधित है। तो बिलोबी ने राजनीतिक विज्ञान को 3 प्रमुख विषयों से संबंधित बताया है, जैसे उन्होंने राज्य को, सरकार को और कानून को, ये तीनों को राजनीतिक विज्ञान से संबंधित बताया है। आधुनिक परिभाषाएं देखा जाए तो आधुनिक परिभाषाओं को हम व्यवहारवादी दृष्टिकोण या मॉडर्न बिहेवियरल डेफिनेशंस, जैसे कैटलीन हुआ, रॉबर्ट डहल हुआ, लासवेल हुआ, डेविड ईस्टन, वी ओकी, ये सब ये आधुनिक थिंकर है, ये मॉडर्न थिंकर हैं। तो कैटलीन
जो कैटलीन की परिभाषा है, रॉबर्ट डेहल की परिभाषा है, लासवेल की परिभाषा है, ये इन लोगों की परिभाषा जो है शक्ति केंद्रित परिभाषा है, जैसे पावर सेंटर डेफिनेशंस हैं इनका। तो अगर अब इसकी जो परिभाषा है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जो परिभाषाएं चलती थी, जो चलता था वो परंपरागत परिभाषाएं, परंपरागत थिंकर रहते थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के पश्चात राजनीति शास्त्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। अब वो क्रांतिकारी परिवर्तन क्या था? जैसे पावर सिस्टम और बिहेवियरल पर आधारित राजनीति शास्त्र था, और अमेरिकी विद्वानों के नेतृत्व में बिहेवियरल रेवोल्यूशन आई, जिसने राजनीति शास्त्र की एक नई परिभाषा दे दी। इन विद्वानों को हम व्यवहारवादी या अनुभववादी विद्वान बोलते हैं। कैटलीन ने राजनीति शास्त्र को शक्ति का विज्ञान कहा है। शक्ति मीन्स मतलब पावर। उन्होंने ये बोला कि राजनीति का मूल तत्व, जो राजनीति का मूल तत्व है वो शक्ति है। जहाँ भी शक्ति का प्रयोग होता है वहाँ पे राजनीति होती है। तो उन्होंने इसका मूल तत्व क्या माना? शक्ति को, पावर को माना। फिर रॉबर्ट डेहल ने भी पावर को केंद्रित माना, शक्ति को केंद्र माना। तो उन्होंने शक्ति एक बुनियादी अवधारणा है जो राजनीतिक अध्ययन के सभी विभागों को एक सूत्र में पिरो देती है। तो उन्होंने पावर को, शक्ति को एक केंद्रीय अवधारणा है, उन्होंने बुनियादी अवधारणा या केंद्रीय अवधारणा माना है, जो राजनीतिक अध्ययन के सभी विभागों को जोड़ती है वो। वैसे फिर आगे हम लासवेल की परिभाषा देखेंगे। या जो लासवेल की परिभाषा है, यह राजनीतिक कौन क्या पाता है, कब पाता है और कैसे पाता है। पॉलिटिक्स, हु गेट्स, व्हाट, व्हेन और हाउ। तो ये मूल रूप से यह परिभाषा 3 मूल प्रश्नों पे केंद्रित है। ये कौन कौन से पे केंद्रित है? जैसे हु, कौन लोग, हु मीन्स कौन लोग शक्ति रखते हैं और निर्णय लेते हैं। फिर व्हाट मीन्स मूल्य, वैल्यूज़ होती है, जो जैसे मान लो कि धन है, सम्मान है, संपदा है, सुरक्षा है, ये मूल्य होते हैं। फिर व्हेन और हाउ, किस समय और किस प्रक्रिया से। तो ये जैसे अगर हम भारतीय उदाहरण लें तो केंद्रीय बजट में किस राज्य को कितनी राशि मिली, मतलब किस राज्य को कितना धन मिला, कब मिला और किस आधार पे मिला, यही लासवेल का हु गेट्स, व्हाट, व्हेन और हाउ है। फिर डेविड ईस्टन ने राजनीति शास्त्र समाज के लिए मूल्यों के आधिकारिक आवंटन का अध्ययन करता है। डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीति शास्त्र समाज के लिए मूल्यों के आधिकारिक आवंटन का अध्ययन करता है। इसका ये मतलब हुआ कि राजनीति शास्त्र समाज के लिए मूल्य। अब समाज के लिए मूल्य से मतलब क्या हुआ? मूल्य से कोई चीज़ या वस्तु, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है। मूल्य से हम सम्मान देखते हैं, हम अधिकार देखते हैं, स्वतंत्रता देखते हैं, समानता देखते हैं, या धन संपदा देखते हैं, संसाधन देखते हैं हम, और उनका आधिकारिक आवंटन मैंने कोई भी निर्णय जैसे सरकार लेती है या वैध राजनीतिक संस्थाएं लेती है, उनका अध्ययन करता है। फिर वीओकी की परिभाषा देखेंगे कि राजनीति शासक तथा शासितों, आधिपत्य तथा अधीनता, इन मानवीय संबंधों से संबंधित है। इसका ये मतलब हुआ कि रूल्ड रिलेशनशिप को राजनीति का केंद्र माना। मतलब वीओकी ने रूलर और रूल्ड रिलेशनशिप को राजनीति का केंद्र माना। अब व्यवहारवादी परिभाषाओं में मार्गेंथू, हेराल्ड, लास्की, हरमन हेलर निर्णय निर्माण दृष्टिकोण को आगे देखेंगे। जैसे मार्गेंथाउ जो है एक रियलिस्टिक थिंकर हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति
हर राजनीति की तरह शक्ति प्राप्ति का संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम उद्देश्य चाहे जो भी हो, शक्ति सदैव निकट उद्देश्य रखती है। इसका यह मतलब हुआ कि इंटरनेशनल रिलेशन, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, इंटरनेशनल रिलेशन में पावर को सर्वोच्च माना है। उन्होंने शक्ति को सर्वोच्च माना है और उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो नेशनल इंटरेस्ट पे, पीस पे, जस्टिस पे, पावर पे सदैव तत्काल उद्देश्य रखती है, मतलब इसका निकट उद्देश्य रखती है। हेरोल्ड लास्की के अनुसार राजनीति शास्त्र का अध्ययन इस बात से संबंधित है कि मनुष्य संगठित राज्यों में निवास करके अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि राजनीति शास्त्र का जो अध्ययन है वह स्टेट या गवर्नमेंट तक ही नहीं है, बल्कि मानवीय तत्व को भी केंद्र में रखा जा सकता है। तो उनके अनुसार मानवीय तत्व केंद्र में है और केवल स्टेट और गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि मानवीय तत्व ही राजनीति शास्त्र को केंद्र में रखा है। अब आगे हम हर्मन हेलर की परिभाषा देखेंगे। राजनीति शास्त्र के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण उसकी मानव विषयक मौलिक मान्यताओं द्वारा ही होता है। इसका ये मतलब हुआ कि राजनीति शास्त्र के संपूर्ण जो स्वरूप का निर्धारण है उसका मानव विषयक मौलिक मान्यताओं द्वारा ही होता है। अब निर्णय निर्माण दृष्टिकोण, कुछ विद्वान राजनीति शास्त्र को निर्णय प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग का अध्ययन मानते हैं, क्योंकि सरकार का प्रमुख कार्य ही निर्णय निर्माण है। अब तुलनात्मक अध्ययन में जैसे परंपरावादी और आधुनिक परिभाषाओं का हम तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे। ये क्लासिकल अस मॉडर्न डेफिनेशन, तो इसका जो पॉइंट है परंपरावादी ट्रेडिशनल और आधुनिक मॉडर्न परिभाषा, तो इसका जो विषय क्षेत्र है परंपरागत परिभाषा की विषय क्षेत्र संकुचित है। संकुचित मतलब ये एक स्टेट और गवर्नमेंट तक ही सीमित है, जबकि आधुनिक परिभाषा जो है विस्तृत है। ये स्टेट गवर्नमेंट का अध्ययन तो करता ही है बल्कि उनका प्रोसेस पे ध्यान देता है, वो पावर कैसे रखते हैं पावर पे ध्यान देता है, बिहेवियर पे, सिस्टम पे ध्यान देता है। इसकी जो अप्रोचेस है ये संस्थात्मक इंस्टीट्यूशनल है। जैसे मान लो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद क्या काम करती है, राष्ट्रपति क्या काम करता है, प्रधानमंत्री क्या काम करता है, नौकरशाही क्या काम करती है, बस वहीं तक ही ये सीमित है। लेकिन व्यवहारवादी जो आधुनिक पद्धति है वो बिहेवियरल या एम्पिरिकल है। इसकी केंद्रीय अवधारणा जो है स्टेट या सॉवरेंटी होती है और आधुनिक मॉडर्न डेफिनेशन है इसका पावर, अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग है। वैसे ही ट्रेडिशनल का अनौपचारिक पक्ष उपेक्षित है और ये जो आधुनिक है ये दल, दबाव समूह, जनमत सम्मिलित है। इसमें दल, दबाव समूह और जनमत सम्मिलित है। इसका स्वरूप जो है ट्रेडिशनल का आदर्श मूलक है, नॉर्मेटिव पे ध्यान देता है, ये तथ्यपरक और अनुभववादी पे ध्यान देता है। इसका दर्शन, इतिहास और विधि पे ये ध्यान देता है। ये समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र ये सबसे संबंधित होता है। तो थैंक यू।